हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दिस इज लेक्चर नंबर 32। लेक्चर नंबर 32 के अंदर आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। हमारे पास 27 आर्टिकल 27 और सेक्शन जो है हमारे पास एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन नंबर 14। आइए देख लेते हैं। फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस मतलब ऐसे हकाइक जो कि उसकी मौजूदगी दिखाए, किसकी, स्टेट ऑफ माइंड की और बॉडी और बॉडी फीलिंग, जिस्म या फिर जिस्म के हमारे पास एहसासात की। आइए देख लेते हैं। हमारे पास इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड मतलब हमारे पास ऐसे हकाइक जो कि स्टेट ऑफ माइंड की मौजूदगी दिखाए, जैसा कि इंटेंशन, आ रही बात समझ में, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रशनेस, इलविल और गुडविल टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, किसी भी खास शख्स की तरफ हो। ठीक है, कोई अच्छी नीयत रखता हो किसी खास शख्स के लिए, कोई बुरी नीयत रखता हो किसी खास शख्स के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन की बात आ जाती है। आइए उसकी हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। हम पहले बेरीडिंग आपको समझ में आ जाए। आर शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडी फीलिंग, या फिर उसके अलावा किसी के जिस्म या फिर जिस्म के एहसासात की मौजूदगी के हकाइक दिखाए। ठीक है, आर रेलिवेंट फैक्ट, वो सब क्या है हमारे पास, वो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। When the existence of any such state of mind or body feeling is an issue or relevant, जब कोई भी स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडी फीलिंग से रिलेटेड अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो फिर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फीलिंग इज इन इशू या फिर इन इज अ रेलिवेंट। ठीक है, वो फैक्ट इन इशू बन जाएगा या फिर रेलिवेंट फैक्ट। अगर रेलिवेंट फैक्ट है तो फिर वो रेलिवेंट फैक्ट इन इशू से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आइए मैं आपको समझा देता हूं कि हमारे पास स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है। स्टेट ऑफ माइंड का मौजूद होना मतलब, स्टेट ऑफ माइंड मतलब फॉर एग्जांपल कोई ए है, ठीक है, ए जो है बी के लिए इरादा रखता है मारने का, ए के दिमाग में ये चल रहा है, या फिर ए के नॉलेज में है कोई चीज़, ठीक है, अच्छी बुरी या फिर जो भी हो वो खबर, इंफॉर्मेशन, या फिर ए जो है किसी का भला चाहता है गुड फेथ के अंदर। ठीक है, ए की नीयत अच्छी है नेक नियति में, या फिर ए जो है वो लापरवाही दिखाता है, उसके जहन में लापरवाही है, या फिर वो रैशनेस दिखाता है, ये भी लापरवाही आती है। इलविल, किसी की तरफ दुश्मनी रखना अपने दिमाग में, और गुडविल या फिर अच्छा ख्याल रखना टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, किसी खास शख्स पर, जनरल ना हो। यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर जो एक मेन पॉइंट वो ये है कि एनी पर्टिकुलर पर्सन, एनी पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग है स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक मीन्स कोई खास, कोई एक शख्स। जैसा कि ए जो है, आप कहें कि ये ए है, ए का मारने का इरादा था, अब पता नहीं किसको मारने का, ए को मारने का, हमारे पास बी को मारने का इरादा था, सी को था, डी को था, ई को था, ठीक है, एफ को था, पता नहीं किसका। ये इसको हमारे पास फॉर एग्जांपल ए शूट करता है, पूरी पब्लिक पर शूट करता है, और ए ने हमारे पास ए के जहन में ये है कि मैं शूट करूँगा। अब ए ने यह नहीं कहा कि मैं बी को शूट करूँगा। अब ये इस आर्टिकल की रिक्वायरमेंट ये है कि जो शख्स, जिस शख्स की स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट आप दिखाना चाहते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस दिखाना चाहते हैं, उसके अंदर आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उस शख्स का, उस पर्टिकुलर शख्स के अगेंस्ट में ऐसी इंटेंशन थी। आ रही बात समझ में, या फिर ऐसी गुड फेथ उनका था। जैसा कि अगर इंटेंशन ए जो है इंटेंशन रखता है बी को मारने का, ठीक है, यहाँ पर आ गया बी सी डी ई। फॉर एग्जांपल ए जो इरादा रखता है ई को मारने का, और ई वाकई अगर खून हो जाता है तो फिर इधर इस यहाँ पर इसका इंटेंशन आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे पास एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेनेशन 1 बात करता है, अ फैक्ट रेलिवेंट इज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ relevant state of mind must show that the state of mind exists not generally but in reference to the particular matter in question। अब एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि अगर किसी शख्स का किसी के अगेंस्ट में अगर कोई इंटेंशन है, आ रही बात समझिए, कोई गुड फेथ है या फिर कोई भी इरादा अगर उसका है, तो फिर वो पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में हो जो कि क्वेश्चन में हो। अब यहाँ पर सवाल ये है कि हमारे पास
ए जो है अक्यूज्ड है किसका, बी को कत्ल करने के लिए। अब सवाल ये है कि क्या ए ने बी को मारा है, क्वेश्चन क्या है, क्या ए ने बी का मर्डर किया है। अब यहाँ पर ये दिखाना है हमारे पास इंटेंशन कि ए का इंटेंशन था बी को मारने का, ये पर्टिकुलर हो गया। या फिर ऐसा आप नहीं दिखा सकते जनरली कि ए जो है मारना चाहता था, अब पता नहीं किसको मारना चाहता था वो, ठीक है। यहाँ पर ए जो है किसको मारना चाहता था, बी को मारना चाहता था। ये हो गया हमारे पास पर्टिकुलर और स्पेसिफिक। ए जो है मारना चाहता था, अब पता नहीं किसको मारना चाहता था, ए को, बी को तो नहीं मारना चाहता था। अगर बी का मर्डर हुआ है तो फिर ये हमें दिखाना लाजमी है कि ए का इरादा था बी को मारने का। सारी बात समझो, यहाँ तक बात क्लियर है। ये हो गया एक्सप्लेनेशन 1। अब एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, पर जब कभी किसी शख्स जो है किसी ऑफेंस का हमारे पास मुलजिम है और उसका ऑफेंस का ट्रायल चल रहा है, मीन्स उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, केस चल रहा है। द प्रीवियस कमीशन बाय दिस अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज रेलिवेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस आर्टिकल। अब इस हमारे पास अगर किसी शख्स पर ए पर कोई मुकदमा चल रहा है बी के अगेंस्ट में, ठीक है, ए पर कोई इल्ज़ाम है कि ए ने बी को मारा है। अब ए की जो प्रीवियस जो रिकॉर्ड है इसका हमारे पास वो चेक किया जाएगा और वो रेलिवेंट कहलाएगा। आ रही बात समझ में। जैसा कि आप हमारे पास आर्टिकल एक्सप्लेनेशन कौन सी पढ़ रहे हैं हम, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर ये बात है कि हमारे पास जो प्रीवियस कमीशन है, प्रीवियस कमीशन ऑफ ऑफेंस है, ये क्या है, ये रेलिवेंट है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इज रेलिवेंट विद इन द आर्टिकल ऑफ दिस मीनिंग ऑफ दिस आर्टिकल। द प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ सच पर्सन शैल आल्सो बी रेलिवेंट। अगर किसी शख्स को पहले भी सज़ा हो चुकी है तो फिर वो भी रेलिवेंट माना जाएगा। आ रही बात समझ में। आप इसके लिए इलस्ट्रेशन देख लेना, हमारे पास आर्टिकल 57 देख लेना, उसका 57 का इलस्ट्रेशन आप देखेंगे कौन कौन से, उसके अंदर आपको मालूम हो जाएगा कि हमारे पास जो प्रीवियस कन्विक्शन या प्रीवियस कमीशन ऑफ ऑफेंस क्या होता है। मतलब ये जो सज़ा जिससे हमारे पास किसी शख्स के अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है, कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो इससे पहले इसका रिकॉर्ड क्या है, उसके लिए इलस्ट्रेशन आप देखना। ई और एफ कौन कौन से, एक ई और एक एफ, ये आपको समझ में बात आ जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसकी हम अब चले जाएंगे इसके इलस्ट्रेशंस पर। इलस्ट्रेशन हम पढ़ेंगे मिसालों से, मिसाल इनकी जब भी एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास आर्टिकल 27 क्या बात करता है। आर्टिकल 27 बात करता है, एक बार फिर मैं आपको समझा दूं, आर्टिकल 27 बात करता है फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ, हमारे पास ऐसे हकायत की मौजूदगी दिखाए, ठीक है, ऑफ स्टेट ऑफ माइंड को, किस चीज़ के, ठीक है, फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस, हमारे पास ऐसे हकायक जो कि मौजूदगी दिखाए किसकी, ऑफ, किसकी, हमारे पास स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग की हालत, और ऑफ बॉडी या फिर जिस्म, और बॉडीली फीलिंग या फिर जिस्म के जो एहसासात है या फिर जो जिस्म की जो फीलिंग है, कोई शख्स किसी के अगेंस्ट फील करता है, ठीक है, वो। आइए अब चलते हम इलस्ट्रेशन पर। ये आप नोट कर लें, अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब चलते हम इनके इलस्ट्रेशन पर। इलस्ट्रेशन नंबर ए, इलस्ट्रेशन ए देख लेते हैं। ए इज अक्यूज्ड ऑफ अ
ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू स्टोलन। अब ए पर इल्ज़ाम है कि ए जो है स्टोलन प्रॉपर्टी रखता है, स्टोलन गुड्स रखता है, गुड्स मतलब चीज़ें। अब ए पर इल्ज़ाम है, ए जो है अक्यूज्ड है इस बात का कि हमारे पास ए इज अक्यूज ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। ए पर यह इल्ज़ाम है कि ए ने जो है चोरी की चीज़ें रखी हैं अपने पास, जब ए जानता था कि ये चीज़ें क्या है, चोरी की हैं। क्या है ये चीज़, चोरी की हैं, फिर भी ए अपने पास इन्होंने रखी हैं। इट इज़ प्रूव देट ही वाज इन पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मीन्स कोई हमारे पास चोरी के कोई भी और हमारे पास उनके पास आर्टिकल्स हों, जैसा कि मोबाइल्स वगैरह हो, लैपटॉप्स हो, टीवी हो, या फिर कुछ भी आर्टिकल्स हो। ठीक है, अब ये साबित हो गया कि इसके पास फॉर एग्जांपल इसने चोरी की एक प्रॉपर्टी तो ली, ये जानते हुए कि ये प्रॉपर्टी चोरी की है। फॉर एग्जांपल कोई सी आया, सी हमारे पास बेच रहा था प्रॉपर्टी, ए को पता था कि सी के पास जो प्रॉपर्टी है वो चोरी की है, मगर फिर भी ए ने रख ली। अब ये भी साबित हो गया ए के ऊपर कि ए के पास इसके अलावा भी हमारे पास स्टोलन प्रॉपर्टी मौजूद है, स्टोलन प्रॉपर्टी की पोजीशन है। क्या है, इसके पास पोजीशन है। ठीक है, अब हकीकत क्या है, द फैक्ट दैट एट द सेम टाइम उसी वक्त, ठीक है, और उसी सेम वक्त पर ही वाज इन पोजीशन ऑफ मैनी अदर स्टोलन आर्टिकल इज रेलिवेंट, कि इसके पास उससे चोरी की प्रॉपर्टी, चोरी के कुछ और भी आर्टिकल्स इसके पास मौजूद थे। ठीक है, इसके कब्जे में थे, वो जो है रेलिवेंट है। एज टेंडिंग, जो कि हमारे पास अटेंशन लेकर आता है, जो कि दिखाता है हमारे पास, टू शो दैट ही नोज ईच एंड ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ विच ही वाज इन पोजीशन टू बी स्टोलन, कि ये जानता था कि हर एक इसके पास जो आर्टिकल है, आर्टिकल्स का मतलब है कि हमारे पास इसके पास, जैसा कि इसके पास क्या है, मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल से हैं इसके पास, और इसके पास क्या है, लैपटॉप है, और सोन के हमारे पास गहने वगैरह हैं, गोल्ड हैं, और इसके पास सिल्वर है। ये हर चीज़, जितने भी मोबाइल हैं, ये सबको पता है ये सब चोरी के हैं। जितने लैपटॉप हैं ये सब ये जानता है कि चोरी के हैं। जितना भी इनके पास सोना है इसको पता है कि ये सब चोरी का है। जितना भी इसके पास चांदी है ये जानता थे कि ये चोरी का है, फिर भी इसके पास ये पोजीशन है, ये जानते हुए भी, तो फिर ये रेलिवेंट माना जाएगा। तो फिर ये किससे रिलेटेड हुआ, हमारे पास ये जो इलस्ट्रेशन ए जो है वो है स्टेट ऑफ माइंड से। स्टेट ऑफ माइंड के अंदर किस चीज़ की हमारे पास आ जाएगी, इसके अंदर स्टेट ऑफ माइंड के अंदर नॉलेज। इलस्ट्रेशन नंबर ए रिलेटेड टू नॉलेज, स्टेट ऑफ माइंड। आ जाए बी पर चलते हैं। बी क्या कहता है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली delivering to another person a counterfeit coin which at the same time when he delivered it he knew to be counterfeit। अब ए पर ये इल्ज़ाम है कि ए ने बी को क्या दिया है, एक काउंटरफीट कॉइन। अब काउंटरफीट क्या होता है, मनगढ़ंत, झूठा। अब ए पर यह इल्ज़ाम है कि ए ने बी को झूठी करेंसी दी है या फिर झूठा सिक्का दिया है। ठीक है, काउंटरफीट कॉइन दिया है, इसने झूठी करेंसी दी है, यह जानते हुए कि ए को पता था कि ये झूठी है। ठीक है, ए को ये जानता था कि ये जो पैसे हैं ये झूठे हैं, फिर भी इसने ए बी को दिए। अब ठीक है, आइए देख लेते हैं इसके ऊपर। एट द टाइम व्हेन ही डिलीवर्ड इट ही न्यू टू बी काउंटरफीट। जब इसने बी को दिया, ये पैसे दिए, तब ए जानता था कि ये मनगढ़ंत हैं, झूठे हैं। ठीक है, काउंटरफीट हैं। ठीक है, फिर भी इन्होंने बी को दिया। अब आइए देख लेते हैं हकीकत क्या है। द फैक्ट दैट एट द टाइम ऑफ इट्स डिलीवरी, जब हकीकत ये है कि जब ए ने बी को दिए ये करेंसी, ये पैसे दिए, ए वाज possessed of a number of other pieces of counterfeit coin is relevant,
कि जब ए ने बी को ये काउंटरफिट कॉइन दिए तब ए के पास इसके अलावा भी कई सारे पैसे थे जो कि काउंटरफिट थे, जो कि झूठे थे। ठीक है, उसके अलावा हकीकत क्या है, द फैक्ट दैट ए हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ डिलीवरिंग टू अनदर पर्सन एज जीनियन अ काउंटरफिट कॉइन नोइंग इट टू बी काउंटरफिट इज रेलिवेंट। अब इसके अलावा एक और भी हकीकत है कि ए ने किसी और को ये हमारे पास पैसे दिए थे, जैसा कि ए ने किसको दिए थे, सी को दिए थे। ठीक है, और ये जानते हुए कि ये पैसे झूठे हैं, ठीक है, ये मनगढ़ंत हैं, ये काउंटरफिट है। ठीक है, और इसकी वजह से ए ने जो सी को पैसे दिए थे, इसकी वजह से इसको क्या हो गई थी, सज़ा हो गई थी, कन्विक्शन हो गई थी। ठीक है, आ रही बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये बात इलस्ट्रेशन कहाँ पर बेस करता है, बेस्ड ऑन नॉलेज। इलस्ट्रेशन ए भी हमारे पास बेस्ड ऑन नॉलेज करता था, नॉलेज पर। अब इलस्ट्रेशन बी जो है वो भी बेस्ड ऑन नॉलेज, मतलब स्टेट ऑफ माइंड। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अब सी का मैंने ऐसे ही मिसाल दिया, सी के अलावा भी किसी शख्स को, एक्स को या किसी को भी, ए ने ये जानते हुए कि ये सिक्के, ये पैसे झूठे हैं, फिर भी इन्होंने किसी शख्स को दिए थे और उसकी वजह से इसको सज़ा हो गई थी। ठीक है, अब सी पर चलते हैं। सी बात करता है, ए स्यूज बी फॉर डैमेज डन बाय अ डॉग ऑफ बीज विच बी न्यू टू बी हमारे पास फेरोशियस। अब ए ने केस दाखिल किया है किस पर, बी पर। क्या केस फाइल किया है, ए ने केस दाखिल किया है बी पर, किस चीज़ का, डैमेजेस का, कि ए का जो कुत्ता था और बी का जो कुत्ता था वो इतना खतरनाक था कि वो अगर किसी को काट ले तो उसकी जान चली जाए। ठीक है, और ये बात बी को पता थी कि इसका जो कुत्ता है ये खतरनाक है, क्या है, फेरोशियस है। ठीक है, फेरोशियस है, ये खतरनाक है, फिर भी इसने इसको कहीं पर डिस्पोज ऑफ नहीं किया, बी ने उस कुत्ते को कहीं पर इसको छोड़ के नहीं आया, इसको नहीं मारा। ठीक है, ये जानते हुए कि ये मेरा जो कुत्ता है ये खतरनाक है, ठीक है, ये जानलेवा है। ठीक है, और ये जो कुत्ता था बी का, उसने ए को काटा। ठीक है, और ए को जो है बहुत हमारे पास इतना मतलब काटा उसको कि ए का को काफ़ी नुकसान हो गया और ए को इतना ज़ख्मी इंजर्ड कर दिया कि उसके ऊपर ए का जो है इतना खर्चा हो गया कि जैसा मान लें कि आप 1 लाख रुपया खर्चा हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या है, द फैक्ट्स दैट द डॉग हैड प्रीवियसली बिटन एक्स वाई एंड जेड एंड दैट दे हैड मेड कंप्लेंट टू बी आर रेलिवेंट। अब हकीकत ये है कि जो बी का जो कुत्ता था, ठीक है, जो डॉग था, उसने इससे पहले भी किसको काटा, एक्स को काटा था, वाई को काटा था, जेड को काटा था, और जिस इस बात की इन सब ने मिलकर हमारे पास बी को कंप्लेंट भी की थी। ठीक है, मगर फिर भी बी नहीं माना और अपने कुत्ते को डिस्पोज ऑफ नहीं किया। ठीक है, और ये कुत्ता फिर से हमारे पास किसको, ए को काट लिया। अब ए जो है कह रहा है कि मुझे हर्जाना दिया जाए, मुझे डैमेजेस दिया जाए। ठीक है, ये रेलिवेंट है और ये किस पर बेस करता है, ये हमारे पास बेस करता है रैशनेस। किस पर, रैशनेस। अब वर्ड रैशनेस क्या है, स्टेट ऑफ माइंड है। ठीक है, रैशनेस वर्ड का मतलब क्या है, रैशनेस मीन्स आपकी गफलत, आपकी लापरवाही। ठीक है, ये हमारे पास रैशनेस मीन्स स्टेट ऑफ माइंड। इलस्ट्रेशन ए बी सी तीनों स्टेट ऑफ माइंड से डील करती हैं। इलस्ट्रेशन डी पर चलते हैं। इलस्ट्रेशन डी बात करता है, द क्वेश्चन इज वेदर ई द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज न्यू दैट द नेम ऑफ द पेई वाज फिक्टिशियस। अब यहाँ पर सवाल ये है कि हमारे पास डी के अंदर चले जाते हैं। इलस्ट्रेशन में सवाल ये है कि ए जो एक्सेप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे पास का, ठीक है, ये जानते हुए कि जो पई है वो मनगढ़ंत है, झूठा है, फर्जी है। अब 3 पार्टी है, बिल ऑफ एक्सचेंज आपने देखा है, कभी सुना है, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टी होते हैं। मान लें हमारे पास एक
तीन पार्टीज हैं, जैसा कि हमारे पास बी है एक, ठीक है, एक सी है और एक ए है। अब ए जो है कोई चीज़ खरीद करना चाहता है, ठीक है, ए क्या करता है, कोई चीज़ खरीद करना चाहता है, बी को कहता है कि आप जो है ये चीज़ मुझे सेल कर दें और ए के नाम पर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बनाए, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मतलब ए क्या हुआ, ए हमारे पास हुआ एक्सेप्टर, ठीक है, और सी क्या हुआ, पाई, ठीक है, और बी क्या हुआ हमारे पास, बी हुआ ड्रायर, क्या हुआ, और एक्सेप्टर जो है वो ड्राई होता है, क्या होता है, ड्राई। अब हमारे पास क्या किया, बी जो है, बी ने ए पर केस फाइल किया है कि आपने मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो झूठा दिया था, ये जानते हुए कि सी कोई है ही नहीं। अब ए ने जो है कोई गुड्स खरीद किए बी से, ए के पास पैसे नहीं थे, ए ने बी को कहा कि आप ऐसा करें, बिल ऑफ एक्सचेंज बना दें सी का, ठीक है, बी ने कहा ठीक है मैं बना देता हूँ, बी ने सी के नाम पर बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया, जिसको एक्सेप्ट किया ए ने, जबकि ए जानता था कि सी जो है वो कोई शख्स ही नहीं, वो फिक्टिटिशियस है, मीन्स मनगढ़ंत है, झूठा है, अरे बस फर्जी है, फर्जी किसी का नाम रखना जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करता ही ना हो, ठीक है, और ये बात ए को पता था, ठीक है, ये बात तो ए जानता था। यहाँ तक बात क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। द फैक्ट दैट ए हैड एक्सेप्टेड अदर्स bills drawn in the same manner before they could have been transmitted to him by the pay, if the pay had been a real person, is relevant as showing that a knew that the pay was a fictitious person। और हकीकत यह है कि इसके अलावा भी ए ने काफ़ी सारे बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किए थे, फिर चाहे जो शख्स पई है वो रियल पर्सन हो, मगर हमारे पास बात यह है कि ए जानता था कि पई जो है वो हमारे पास मनगढ़ंत है। यहाँ पर क्या है, ये जानता था कि ये पई जो है वो मनगढ़ंत है। तो फिर ये हमारे पास डी किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड टू स्टेट ऑफ माइंड, और स्टेट ऑफ माइंड के अंदर रिलेटेड टू नॉलेज। इसको नॉलेज में था कि ये जो पई है जिसके नाम पर बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है और जिस बिल ऑफ एक्सचेंज को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो फिक्टिटियस है, मनगढ़ंत है, झूठा है। अब चलते हैं ई पर। ई क्या बात करता है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ डिफेमिंग बी। ए पर इल्ज़ाम है कि ए ने बी पर क्या किया, बी का क्या किया, बदनाम किया है। ए इज अक्यूज्ड ऑफ डिफेमिंग, ए इज अक्यूज्ड ऑफ बी, कि ए ने जो है बी को बदनाम किया है, ए पर ये इल्ज़ाम है। अब बात क्या है आइए देख लेते हैं। बाय पब्लिशिंग एन इम्पुटेशन इंटेंडेड टू हार्म द रिपुटेशन ऑफ बी। अब हकीकत ये है, हमारे पास हकीकत नहीं, अब इन्होंने कोई ऐसा लेटर पब्लिश किया है, शाया किया है, जिसके अंदर इन्होंने तोहमत लगाई, इन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया इस नीयत से कि जो ए की जो शोहरत है, ए की जो रिपुटेशन है, इज़्ज़त है, वो उसको नुकसान पहुँचे। किसकी, हमारे पास ए ने इस इरादे से किया कि बी की शोहरत जो है, रिपुटेशन है बी की, उसको नुकसान पहुँचे, उसको क्या पहुँचे, हार्म पहुँचे, ठीक है, ये ए का इरादा था, ठीक है, इसने इस इरादे से कोई लेटर वगैरह शाया किया, आधी बात समझ में, कोई पम्फलेट वगैरह शाया किया, कोई बेनाफ्लेक्स लगा लिया कहीं पर, इस नीयत से कि बी की इज़्ज़त खराब हो जाए, बी बदनाम हो जाए। अब हकीकत क्या है, अब यहाँ पर दो हमारे पास हकीकतें दी गई हैं, दोनों हकीकत में जो अलग अलग तरीके से बयान करूँगा। पहली बात यह है, द फैक्ट ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशंस बाय ए रिस्पेक्टिंग बी। हकीकत यह है कि इससे पहले ए ने बी से रिलेटेड कुछ ऐसी हमारे पास लेटर्स वगैरह शाया किए हैं, शोइंग इल विल ऑन द पार्ट ऑफ ए टूवर्ड्स बी इज रेलिवेंट। यही दिखाया था जिसके अंदर हमारे पास जो है ए ने बी की तरफ अपनी दुश्मनी जाहिर की थी। यहाँ तक बात क्लियर है। एज प्रूविंग एज इंटेंशन टू बी
टू हार्म बी's reputation by the particular publication in question। अब इसमें ये साबित हो रहा था कि ए का इरादा रखता है बी की रिपुटेशन खराब करने के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है? पानी ले आए। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया हमारे पास, ये इलविल हो गया। नंबर सेकंड जो पैराग्राफ, नंबर जो फर्स्ट जो हकीकत है, जो हकायक है, वो किससे रिलेटेड है? इलविल। ठीक है। उसके बाद चलते हैं द फैक्ट्स दैट देयर वाज नो प्रीवियस क्वार्स बिटवीन ए एंड बी। अब हकीकत ये है, हकायक ये हैं कि इससे पहले ए और बी के दरमियान कोई भी झगड़ा नहीं था, कुछ भी तू में नहीं था। एंड दैट ए रिपीटेड द मैटर कंप्लेंट ऑफ एज ही हर्ड इट। अब हकीकत ये थी कि ए जो भी सुनता था बी के बारे में, ठीक है, वो बी को कंप्लेन करता था। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? वो बी से शिकायत करता था कि मैं आपके बारे में ये सुनता हूँ, आस पास के लोग ये कहते हैं आपके बारे में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? आर रेलिवेंट, वो जो है रेलिवेंट कहलाएंगे। ए इज शोइंग दैट ए डिड नॉट इंटेंड टू हार्म द रिपुटेशन ऑफ बी। अब यहाँ पर ए का इंटेंशन क्या दिखा रहा है कि ए की जो है वो हमारे पास बदनीयती नहीं है बी के लिए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ये एक्सप्लेनेशन 2 से डील करता है। ठीक है, प्रीवियस कमीशन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, नंबर 2 जो पैराग्राफ है इलस्ट्रेशन ई का, वो एक्सप्लेनेशन 2 से रिलेटेड है। और नंबर 1 जो हमारे पास पैराग्राफ है वो है इलविल। तो फिर ये सारा का सारा ये किससे डील करता है? इलस्ट्रेशन ई। इलस्ट्रेशन ई डील करता है हमारे पास स्टेट ऑफ माइंड के अंदर, इंटेंशन के अंदर, इंटेंशन। यहाँ तक बात क्लियर है? आइए चलते हैं हम अब एफ पर। पानी। अब चले जाते हैं हम एफ पर। इलस्ट्रेशन एफ। A is sued by B for fraudulently representing to B that she was solvent, whereby B, being induced to C trust, who was insolvent, suffered loss। अब ये हमारे पास इलस्ट्रेशन ये है कि B ने केस फाइल किया, B सू A, B ने A पर केस फाइल किया है इसलिए कि A ने मुझे कहा C जो है वो क्या है? सॉल्वेंट है। सी जो है वो शाहूकार बंदा है, अमीर बंदा है। ठीक है, इसके पास बहुत सारे पैसे हैं और मुझे कहा आप इस पर यकीन कर लें, और मैंने यकीन कर लिया और मेरा नुकसान हो गया। जबकि सी जो है इंसॉल्वेंट था, सी का तो दिवाला निकला हुआ था। ठीक है, आ रही बात समझ में? सी क्या था? इंसॉल्वेंट था, सी का तो दिवाला निकला हुआ था। ठीक है, मेरा तो नुकसान हो गया बी का। बी ने ए पर केस फाइल कर दिया। अब हकीकत क्या है? ठीक है, द फैक्ट दैट ऑल द टाइम व्हेन ए रिप्रेजेंटेड सी टू बी सॉल्वेंट। अब हकीकत ये है कि ए जब भी या फिर हर वक्त सी की नुमाइंदगी जो करता था, ठीक है, कि सी जो है वो शाहूकार है, अमीर है, सॉल्वेंट है। सी वाज सपोज टू बी सॉल्वेंट बाय हिज नाइबर्स। अगर सी को उसके पड़ोसी क्या मान ले? सॉल्वेंट मान ले, अमीर शख्स मान ले, ठीक है, पैसे वाला मान ले। ठीक है, और इंसॉल्वेंट वो होता है जिसके पास कुछ भी ना रहे, पैसा वगैरह कुछ भी ना रहे, कोर्ट उसको सर्टिफिकेट इशू करती है हमारे पास इंसॉल्वेंसी का कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है किसी को देने के लिए। अगर कोई मेरे अगेंस्ट को क्लेम करता है तो फिर उसको हमारे पास नाम तस्लीम किया जाए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा, मेरा नुकसान हो गया, वो होता है इंसॉल्वेंसी। ठीक है, and by persons dealing with him is relevant as showing that A made the representation in good faith। अब हकीकत ये है कि A ने जो हमारे पास B को बताया था कि C जो है अमीर शख्स है, इस इरादे से कि A जो जानता था C के बारे में कि C जो है वो अमीर शख्स है जो कि सॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट नहीं है। A ने B को कहा, B ने इस बात को मान लिया और सी को पैसे दिए, या सी के हमारे पास किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया और बी का नुकसान हो गया। आ रही बात समझ में? अब ए क्या है? ए का यहाँ पर नेक नियति थी, ए का जो है इरादा
बुरा नहीं था, ए का इरादा अच्छा था, क्या था, रिलेटेड टू गुड फैथ। इलस्ट्रेशन एफ जो हमारे पास किससे डील करता है, गुड फैथ से डील करता है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, आप नोट कर लें। उसके बाद हम जी हमारे पास इलस्ट्रेशन देखेंगे। इलस्ट्रेशन जी जो हमारे पास डील करता है वो ये है कि ए इश्यूड बाय बी। यहाँ भी ये है कि बी जो है ए पर कोई सूट दाखिल करता है। अब क्या सूट दाखिल करता है, इलस्ट्रेशन नंबर जी। अब बी जो है स्यू करता है किसको, ए को। बी स्यू ए, मतलब ए बी जो है ए पर केस दाखिल करता है। किस लिए केस दाखिल करता है, फॉर द प्राइस ऑफ वर्क डन बाय बी, के जो ए के लिए जो बी ने काम किया इसके लिए, कि मैंने आपके लिए ये काम किया है, इसकी मुझे पेमेंट दें, इसके मुझे पैसे दें, इसकी मुझे उसकी कीमत दें। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अपन हाउस ऑफ विच ए इज ऑनर, एक घर के ऊपर बी ने काम किया था, जो कि घर जो है वो किसका था, ए का घर था। ठीक है, बाय ऑर्डर ऑफ सी अ कॉन्ट्रैक्टर, एक कॉन्ट्रैक्टर था, एक ठेकेदार था। कौन ठेकेदार था, एक ठेकेदार था हमारे पास सी। ठीक है, सी जो है क्या था, कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, सी के कहने पर बी ने ए के घर पर काम किया था। सी क्या था, ठेकेदार था। सी ने एक हमारे पास मजदूर मिस्त्री बी जो है इसको बोला आप ए के घर में काम करें, उसकी मजदूरी आपको मैं दूंगा, सी ने कहा। ठीक है, आइए देख लेते हैं आगे। एज डिफेंस इज दैट बीज कॉन्ट्रैक्ट वाज विथ सी। अब ए का जो डिफेंस था वो ये था कि बी का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सी के साथ था। क्या कह रहा है ए यहाँ पर कह रहा है कि मेरा बी के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं। ठीक है, बी का जो कॉन्टैक्ट था वो किसके साथ था, सी के साथ था। ठीक है, बी ने जो काम किया वो सी के कहने पर किया है। यहाँ तक बात क्लियर है। द फैक्ट दैट ए पेड सी, अब हकीकत ये है कि ए ने सी को पैसे पेड कर दिए थे, मतलब ए ने सी को ठेकेदार को पैसे दे दिए थे कि आप मेरा ये काम करवा दें, फिर चाहे किससे भी करवाएं वो आपकी मर्जी है, ए ने कहा था। ठीक है, इन क्वेश्चन इज रेलिवेंट, ए इज प्रूविंग दैट ए डिड इन गुड फैथ मेक ओवर टू सी द मैनेजमेंट ऑफ द वर्क इन क्वेश्चन सो दैट सी वाज इन अ पोजिशन टू कॉन्टैक्ट विथ बी। ठीक है, ऑन सीज ऑन अकाउंट एंड नॉट एज एजेंट फॉर ए। अब हकीकत ये है कि ए ने तो सी को कहा था कि आप मेरा काम करवा दें, ये ले पैसे। ठीक है, आप जाने आपका काम जाने, आप किससे भी करवाएं, मतलब ए ने सी को दे दिया था सारा काम, तो सी का काम था सारी मैनेजमेंट संभालना। ठीक है, और सी ने बी को काम दिया, सी ने अपने अकाउंट के तौर पर, अपने खाते के ऊपर, अपनी जिम्मेदारी के ऊपर सी ने बी को काम दिया था। किसने काम दिया था, सी ने, हमारे पास सी ने बी को काम दिया था इसके अपने अकाउंट पर। ये नहीं कि सी ने जो है ए के एजेंट के तौर पर बी को काम दिया था, नहीं, सी ने अपने अकाउंट के ऊपर बी को काम दिया था। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसके लिए ए लायबल नहीं है क्योंकि ए बी को जानता ही नहीं है, बी के साथ ए का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। हकीकत में जो घर जो है वो तो हमारे पास ए का बना है, मगर ए ने किसी और ठेकेदार को दिया था काम, और उस ठेकेदार ने इस जो है शख्स को दिया था जिसने काम किया। अब इसको पैसे मिले ना मिले इससे ए का कोई वास्ता नहीं है। तो फिर ए क्या था, ए जो था वो गुड फैथ के अंदर था। क्या था, ये हमारे पास रिलेटेड टू स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड के अंदर क्या है, गुड फैथ है।
क्या है, गुड फैथ है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं एच पर। इलस्ट्रेशन नंबर हमारे पास आ जाता है एच। ए इज अक्यूज्ड ऑफ द डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी विच ही हैड फाउंड। अब ए पर ये इल्ज़ाम है कि ए ने कोई ख़यानत की है। ए जो है क्या है, ए अक्यूज्ड है किसका, हमारे पास डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन का, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन का अक्यूज्ड है। ए पर इल्ज़ाम है कि ए ने किसी प्रॉपर्टी के अंदर ख़यानत की है। ठीक है, ख़यानत करना भी ये एक बहुत बड़ा जुर्म होता है। ठीक है, हमारे पास मिसएप्रोप्रिएशन एक बहुत बड़ा जुर्म है, किसी चीज़ के अंदर ख़यानत करना। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ए पर इल्ज़ाम है कि ए ने किसी प्रॉपर्टी के अंदर ख़यानत की है। अब क्या ख़यानत की, आइए देख लेते हैं। विच ही हैड फाउंड, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो ए को मिली थी, उसके अंदर ए पर इल्ज़ाम है कि इसको इन्होंने उसके अंदर ख़यानत कर ली। फॉर एग्जांपल, ए कहीं रास्ते में जा रहा था, उसको मोबाइल मिल गया, जैसा कि आईफोन मिल गया। आईफोन बहुत महंगा होता है, इसको आईफोन मिल गया। अब सवाल ये है कि इन्होंने आईफोन जो है वो बेच दिया। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में ख़यानत कर दी। ठीक है, अमानत मिली थी किसी की और इसने ख़यानत कर दी। ठीक है, व्हेन ही एप्रोप्रिएटेड इट, जब इन्होंने इसको कहीं और मुंतकिल किया या फिर कहीं और दिया। ठीक है, इट ही बिलीव्ड इन गुड फैथ दैट द रियल ऑनर कुड नॉट बी फाउंड, इसने यकीन कर लिया, इसने मान लिया कि इसका जो असल जो वारिस है वो ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये क्या हो गया, ये हो गया गुड फैथ। अब इसके अलावा क्या हकीकत है, इसके अलावा हकीकत ये है द फैक्ट दैट पब्लिक नोटिस ऑफ द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी हैड बीन गिवन इन द प्लेस वेयर ए वाज इज रेलिवेंट। अब इसके अलावा एक और भी हकीकत है कि जहां ए को जो आईफोन मिला, जहां से मोबाइल मिला, वहां पर एक नोटिस भी शाया किया गया था कि जो प्रॉपर्टी जो है किसी की गुम हो गई है, अगर किसी को मिले तो प्रॉपर्टी वो दे। ठीक है, आइए देख लेते। एज शोइंग दैट ए डिड नॉट इन गुड फैथ, ठीक है, बिलीव गुड फैथ बिलीव दैट द रियल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी कुड नॉट बी फाउंड। अब हमारे पास यहाँ पर क्या दिखा रहे, एज शोइंग दैट ए डिड नॉट इन गुड फैथ। ए हमारे पास क्या नहीं है, नेक नियति में नहीं है कि इसका जो रियल ऑनर है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ए को कोई प्रॉपर्टी मिल गई, वहाँ पर किसी ने नोटिस लगा दिया कि ये यहाँ पर कोई मोबाइल गुम हो गया, अगर किसी को मिले तो हमें दे दे। अब ए की ये नीयत नहीं थी, ठीक है, कि ये जो है इसका असल मालिक नहीं मिलेगा, ए की नीयत नहीं थी। आइए देख लेते हैं। उसके अलावा एक हकीकत ये भी गुड फैथ है, द फैक्ट दैट ए न्यू आर हैड रीज़न टू बिलीव। अब हकीकत ये है कि ए जानता है और या फिर इस बात का यकीन रखता है, या फिर इस बात पर यकीन रखने का हमारे पास वजह रखता है, अपने पास रीज़न टू बिलीव। ठीक है, किसी बात पर एतमाद करने के लिए कोई वजह रखता है। क्या रखता है, दैट द नोटिस वाज गिवन फ्रॉडलेंटली बाय सी, कि ये जो नोटिस जो चिपकाया गया है वो नोटिस सी ने लगाया है हमारे पास धोखेबाजी से। क्यों, क्या धोखेबाजी कर रहा है सी, हु हैड हर्ड ऑफ द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, उस सी ने सुना कि यहाँ पर किसी की प्रॉपर्टी गुम हो गई है, और उसने नोटिस लगा दिया और अपना फ़ोन नंबर भी अंदर लगा दिया कि मेरी ये प्रॉपर्टी गुम हुई है। हालांकि सी की प्रॉपर्टी नहीं थी, वो इस बात को ए जानता था। एंड विश्ड टू सेट अप अ फॉल्स क्लेम टू इट, और सी उससे झूठा दावा करना चाह रहा था। इज रेलिवेंट एज शोइंग दैट द फैक्ट दैट ए न्यू ऑफ नोटिस डिड नॉट डिसप्रूव इज गुड फैथ। अगर अब ऐसा झूठा नोटिस जो है ए की नेक नियति को गलत साबित नहीं कर सकता, मतलब ए की नेक नियति यहाँ पर अभी तक जिंदा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये क्या हो गया हमारे पास, एच जो है वो रिलेटेड टू गुड फैथ है। स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड के अंदर किससे रिलेटेड करता है, गुड फैथ के अंदर रिलेटेड करता है, गुड फैथ से रिलेटेड करता है, रिलेटेड टू गुड फैथ। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं हम आई पर। आई में ये है कि ए इज चार्ज्ड विथ शूटिंग एट बी विथ इंटेंट टू किल हिम। अब ए पर ये इल्ज़ाम है कि ए ने जो है बी का
कत्ल किया है। किसका कत्ल किया है? बी का मर्डर किया है। कैसे? इसको शूट करके बी को। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। विथ इंटेंट टू किल हिम, इस इरादे से कि बी जो है वो मर जाए। क्या है ये? विथ इंटेंशन। ठीक है, ए ने बी को शूट किया इस इरादे से कि बी जो है वो मर जाए। ठीक है, मर्डर आप ना करें, यहाँ पर इंटेंशन करें। ठीक है, इंटेंशन टू हमारे पास किससे? इंटेंशन टू किल। ए ने बी पर गोली चलाई इस इरादे से कि बी मर जाए। ठीक है, इन ऑर्डर टू शो एज इंटेंशन द फैक्ट ऑफ एज हैविंग प्रीवियसली शूट एट बी मे बी प्रूव्ड। अब हकीकत यहाँ पर ये है कि ए ने पहले बी पर शूट किया था। शॉट, यहाँ पर एक वर्ड है शूट। ठीक है, एक वर्ड है शूट, मतलब शूट कर रहा है। ठीक है, या शूट करेगा। ठीक है, और शॉट मीन्स उन्होंने गोली चलाई थी पहले ए ने बी पर गोली चलाई थी। इससे इसका इरादा साफ जाहिर हो जाता है। क्या जाहिर हो जाता है? इसका स्टेट ऑफ माइंड मीन्स प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस भी आ जाता है इसके अंदर, और इसके अंदर इंटेंशन भी आ जाता है। सो इलस्ट्रेशन आई रिलेटेड टू इंटेंशन। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं आई के बाद जे। इलस्ट्रेशन जे के अंदर ये है कि ए इज चार्ज विथ सेंडिंग थ्रेटनिंग लेटर्स टू बी। ए पर ये इल्ज़ाम है कि ए ने बी को हमारे पास लेटर्स भेजे। ठीक है, और लेटर्स के अंदर इन्होंने क्या दिए? थ्रेट दी है, धमकी दी है। कि इन्होंने ए ने बी को धमकी दी है। ऐसे खत लिखे हैं जिसके अंदर ए ने बी को धमकी दी है। ठीक है, थ्रेटनिंग लेटर्स प्रीवियसली सेंट बाय ए टू बी। अब ये हकीकत ये है कि इससे पहले ए ने बी को धमकी भरे खत भेजे थे। ठीक है, आई बात समझ में? मे बी प्रूव्ड, जो कि साबित हो सकते हैं। एज शोइंग द इंटेंशन ऑफ द लेटर्स, यही साबित करने के कि अभी जो खत है, अभी जो खत है उसका इरादा साबित करने के लिए ये हम जो ए ने पहले बी को खत भेजे थे उसको साबित कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? फिर इंटेंशन से। यहाँ तक बात क्लियर है। आ रही बात समझ में? जे किससे रिलेटेड करता है? जे रिलेटेड टू स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड इन इंटेंशन, बेस्ड ऑन इंटेंशन। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं हम के पर। इलस्ट्रेशन के क्या बात करता है? इलस्ट्रेशन के अंदर द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज़ बीन गिल्टी ऑफ क्रूअल्टी टूवर्ड्स बी हिज वाइफ। अब सवाल ये है कि क्या ए ने हमारे पास अपनी वाइफ जो है, कौन है? बी, उसकी तरफ इन्होंने क्या था इसका? टूवर्ड्स ए, टूवर्ड्स बी हिज वाइफ। क्या इल्ज़ाम है इन पर? कि इन्होंने इन पर जुल्म किए हैं, क्रूअल्टी की है। ए ने बी पर जुल्म किया है। ए बी जो है ए की घरवाली है। सवाल ये है क्या ए ने अपनी घरवाली बी पर जुल्म किया है? ठीक है, आइए देख लेते। एक्सप्रेशन और फीलिंग आर देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स ईच अदर शॉर्टली बिफोर और आफ्टर द अलेज क्रूअल्टी आर रेलिवेंट्स। अब सवाल ये है कि ए, और हकीकत ये है, हमारे पास सवाल क्या था? यहाँ पर सवाल ये था कि क्या हमारे पास ए ने अपनी घरवाली बी पर जुल्म ढाया है। ठीक है, हकीकत ये है कि इससे पहले, इससे हमारे पास पहले शॉर्टली बिफोर और आफ्टर, मतलब इससे पहले ये जो इल्ज़ाम लगाया है ए पर बी ने कि इन्होंने मेरे साथ जुल्म किया है, मुझ पर जुल्म किया है, मुझे मारा है, मुझे तशद्दुद किया है, मुझे घर से निकाला, या फिर जो भी क्रूअल्टी की है जो बी ने, घरवाली ने अपने घरवाले पर जो इल्ज़ाम लगाया है। ठीक है, उससे कुछ ही वक्त पहले या फिर कुछ ही वक्त बाद जो उन्हों के दरमियान में जो एक दूसरे की तरफ जो हमारे पास एहसासात से एक्सप्रेशन थे एक दूसरे के ऊपर,
वो रेलिवेंट माने जाएंगे। ठीक है, तो फिर ये क्या आ जाएगी, बॉडी और बॉडीली फीलिंग, दिस रिलेटेड टू बॉडी और बॉडीली फीलिंग। ठीक है, ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, बॉडी और बॉडीली फीलिंग। बिल्कुल सिंपल है। अब ये रिलेटेड बॉडी और बॉडीली फीलिंग से क्यों है कि बी ने ए पर इल्ज़ाम लगाया, ठीक है, कि इन्होंने मुझ पर जुल्म किया है। अब हकीकत यह है कि इससे पहले या इसके बाद इन एक दूसरों का जो इम्प्रेशन था एक दूसरों के ऊपर, ठीक है, एक दूसरों के लिए जो एहसास थे, फीलिंग्स थे, वो उनकी क्या थी, बॉडीली फीलिंग्स थी और बॉडी थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आ रही बात समझ में। ये हो गया हमारे पास के। इसके बाद हम आगे चलें। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आप नोट कर लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन हमारे पास के हो गया, इलस्ट्रेशन के बाद एल पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन के हो गया, इलस्ट्रेशन एल पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन ए के अंदर क्या है, द क्वेश्चन इज वेदर एज डेथ वाज काज्ड बाय पॉइजन। अब सवाल ये है कि ए का जो डेथ हुई है, क्या वो जहर देने से हुई है, पॉइजन देने से हुई है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं इधर। स्टेटमेंट मेड बाय ए ड्यूरिंग हिज इलनेस एज टू हिज सिम्टम्स आर रेलिवेंट फैक्ट्स। अब जो ए का जो बयान था, इसकी हमारे पास ड्यूरिंग हिज इलनेस, इसकी बीमारी के दौरान जो ए ने जो बयान दिया था, स्टेटमेंट जो दी थी ए ने, वो स्टेटमेंट जो है रिलेटेड जब उसके हमारे पास उसकी जो हमारे पास सिम्टम्स जाहिर हो रहे थे। ठीक है, ए ड्यूरिंग हिज इलनेस एज टू हिज सिम्टम्स आर रेलिवेंट फैक्ट्स। जो सिम्टम्स जाहिर हो रहे थे जब जहर के, उसके दौरान जो ए ने जो बयान दिया था, वो बयान जो है वो हमारे पास रेलिवेंट कहलाएगा। और ये हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। एल किससे डील करता है, बॉडी और बॉडीली फीलिंग से। अब ये इसमें आ गया कि ए ने जो हमारे पास स्टेट बयान दिया, वो इसकी एहसास था, इसकी फीलिंग थी, इसको महसूस हुआ था कि हाँ मुझे जहर दिया गया है या मुझे किसी शख्स ने दिया है। जैसा कि डाइंग डिक्लेरेशन है, उसके अंदर जब कोई शख्स बीमार होता है, अपनी हमारे पास डेथ होने वाली होती है किसी शख्स की, तो फिर वो अगर वो बयान देता है कि मेरी जान जो है किसने ली है, मुझे मारने की कोशिश किसने की है, मुझ पर किसने शूट किया है, या फिर मुझे जहर किसने दिया है, वो फिर डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर आता है और वो डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट फैक्ट्स कहलाती है। ठीक है, इसी तरह अगर इसने बयान दिया है तो फिर ये इसकी फीलिंग थी, इसने महसूस किया था कि इसको जहर किसने दिया है, या इसको पता था, ये जानता था। ठीक है, वो बॉडीली फीलिंग्स के अंदर आ जाएगा, स्टेट ऑफ माइंड के अलावा। अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर एम पर। अब इलस्ट्रेशन एम क्या बात करता है, द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द स्टेट ऑफ एज हेल्थ एट द टाइम एंड अश्योरेंस ऑन हिज लाइफ वाज अफेक्टेड। अब क्वेश्चन ये है कि ए की जो सेहत है, ठीक है, हेल्थ जो है, उसकी स्टेट क्या थी, मतलब उसकी क्या पोजीशन थी। ठीक है, स्टेटमेंट मेड बाय ए एज टू स्टेट ऑफ हिज हेल्थ एट और नियर द टाइम इन क्वेश्चन आर रेलिवेंट फैक्ट्स। अब हकीकत ये है कि ए ने जो है बयान दिया था अपनी सेहत के बारे में। ठीक है, आ रही बात समझ में कि उसकी सेहत कैसी है, मीन्स उसके बीमार हमारे पास उसकी जो हेल्थ है उससे रिलेटेड नियर द टाइम इन क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमारे पास अभी
करंट जो क्वेश्चन चल रहा है किसी पर बेस जो ए की सेहत के मुताबिक अगर कोई बेस छिड़ी हुई है, ठीक है, कि इसकी सेहत कैसे ख़राब हुई, क्या हुआ, इसकी सेहत को अचानक कैसे ख़राब हो गई, इसकी हेल्थ को क्या हो गया, इसको किसी ने जहर दे दिया या इसको किसी ने कुछ टॉर्चर कर दिया, और उसके दौरान अगर ए की कोई स्टेटमेंट आती है, ए का कोई बयान आता है, तो फिर वो रेलिवेंट कहलाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। जैसा कि हमारे पास क्या क्वेश्चन था, द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द स्टेट ऑफ एज एट द टाइम एंड इंश्योरेंस ऑन हिज लाइफ वाज इफेक्टेड। एक यकीन दहानी जो दी जाती है उसकी सेहत के लिए, ठीक है, उनके ऊपर सवाल था ये, ठीक है। तो फिर उसका जो बयान जो है ना ए का, वो रेलिवेंट माना जाएगा। और ऐसी स्टेटमेंट ये क्या कहलाएगी, ये बॉडी और बॉडीली फीलिंग, मतलब ए जो है वो डील किससे करता है, हमारे पास एम डील करता है बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं हम एन पर। एन बात करता है ए स्यूज बी फॉर नेग्लिजेंस इन प्रोवाइडिंग हिम विथ ए कैरिएज फॉर हायर नॉट रीजनेबली फिट फॉर यूज वेयर बाय ए वाज इंजर्ड। ए ने बी के ऊपर केस फाइल कर दिया है, ठीक है, किसके लिए, ए ने कहा है कि आपने जो है नेग्लिजेंसी की है, क्या की है, नेग्लिजेंसी कमिट की है, आपने लापरवाही जो है बरती है। जबकि ए क्या किया था, ए बी के पास गया था, ए ने बी से क्या हायर किया था, हमारे पास कोई सवारी हायर की थी, जैसा कि ए ने बी से कोई हॉर्स जो है वो हायर किया था, हायर घोड़ा जो है वो किराए पर लिया था ए ने बी का, और घोड़ा जो है वो खतरनाक था, घोड़े ने ए को जख्मी कर दिया, इंजर्ड कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब द फैक्ट्स दैट बीज इंटेंशन वाज ड्रॉन ऑन अदर ओकेशंस द डिफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेज इज रेलिवेंट। अब हकीकत ये है कि जो बी की जो हमारे पास अटेंशन है, बी का जो इरादा है वो हम लेते हैं किससे, उसके अलावा जो उसके अलग जो डिफेक्ट्स हैं, इसकी और खामियां हैं, इसकी और जो गलतियां हैं उससे रिलेटेड, दैट पर्टिकुलर कैरेज इज रेलिवेंट। अब द फैक्ट दैट बी वाज हैबिचुअली नेग्लिजेंट अबाउट द कैरेज विच ही लेड टू हायर इज इररेलेवेंट। अब यहाँ पर दो हकीकतें देखी जाएगी। अब ए ने बी पर केस फाइल किया है कि मैंने बी से घोड़ा किराए पर लिया था राइडिंग के लिए, सवारी के लिए, ठीक है, और बी के घोड़े ने मुझे इंजर्ड किया, मुझे जख्मी कर दिया, ठीक है। अब दो बातें यहाँ पर देखी जाएगी। एक तो ये कि बी ने जो ए को हमारे पास घोड़ा दिया, वो ये जानते हुए कि बी का इरादा था कि ए को इंजर्ड कर दे, मतलब ये बी क्या जान रहा था, बी जान रहा था कि पर्टिकुलरली इंजर्ड ए, मतलब खास तौर पर ए को तकलीफ पहुंचे। अब इसके अलावा ये हकीकत भी सामने आ जाए कि बी पहले से ही आदी है, हैबिचुअली नेग्लिजेंट है, या फिर आदी है ये किसी को अपनी लापरवाही दिखाने में लिए सबको ये ऐसी जो है हमारे पास ये घोड़ा देता है, जबकि ये जानता भी है कि ये घोड़ा जो है ये खतरनाक है, ये किसी को भी किसी वक्त भी मार सकता है, ये सवारी के लिए हमारे पास ठीक नहीं है। तो ऐसी बातें, ये सब जो बातें हैं, इसका प्रीवियस और इसकी जो नेग्लिजेंसी है ये साबित करेंगे, ये जो इररेलेवेंट कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ रेलिवेंट यही होगा कि बी का इरादा था बिल्कुल कि ए जो है मुझसे घोड़ा हायर करेगा, पर हमारे पास किराए पर लेगा सवारी के लिए, और मेरा घोड़ा जो है ए को जख्मी करेगा, वो बात जो है वो रेलिवेंट कहलाएगी। तो फिर ये हमारे पास किस पर बेस करती है, ये बेस करती है हमारे पास नेग्लिजेंसी, मेंटल कंडीशन पर। किससे बेस करती है, नेग्लिजेंसी, नेग्लिजेंस से डील करती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हम ओ पर, इलस्ट्रेशन ओ पर चलते हैं।
ए इज़ ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेथ। अब ए पर कोई केस चल रहा है कि ए ने बी को शूट किया है, ठीक है, ए ने बी का मर्डर किया है, ठीक है, ए ने बी पर शूट किया, ठीक है, और बी जो है बी का क्या हो गई, बी का मर्डर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या है, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, ए पर मुकदमा चल रहा है कि ए ने बी को मारा है, ठीक है, इंटेंशनली शूटिंग हिम डेथ, यही जानकर ए के ए बी जो है वो क्या हो जाए, मर जाए, किल हो जाए या फिर डेड हो जाए। इस ये जो है हमारे पास बी क्या हो जाए, इस इरादे से कि बी जो है वो मर जाए। यहाँ तक बात क्लियर है। द फैक्ट दैट ए ऑन अदर ओकेशंस शूट एट बी इज रेलिवेंट एज शोइंग हिज इंटेंशन टू शूट बी। अब इसके अलावा हकीकत यह है कि इसके अलावा भी ए ने बी पर शूट किया था, ठीक है, ए ने बी पर क्या किया था, शूट किया था, ए ने बी पर शूट किया था, ये हमारे पास क्या है, रेलिवेंट है। आ रही बात समझ में। द फैक्ट दैट ए ऑन अदर ओकेशन से शूट एट बी इज रेलिवेंट एज शोइंग हिज इंटेंशन टू शूट बी। अब हकीकत ये है कि ए ने किसी और जगह पर, किसी और मौके पर बी पर गोली चलाई थी, ठीक है, ये हकीकत है। यहाँ तक बात क्लियर है तो बन, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, द फैक्ट दैट ए वाज इन हैबिट ऑफ शूटिंग एट पीपल विथ इंटेंट टू मर्डर देम इज इररिलेवेंट। अब एक हकीकत ये भी आप साबित करें कि हमारे पास ए की आदत है, क्या है, ए जो है शूट करने का आदी है आम लोगों पर, किस पर, पब्लिक पर, लोगों पर, कि उनको मारना चाहता है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं सब क्या है, इररिलेवेंट है, ठीक है, ये क्या है, इररिलेवेंट है। यहाँ पर मैंने पहले बात की कि यहाँ पर आर्टिकल 27 पर 27 आर्टिकल के अंदर मेन जो पॉइंट है वो ये है, पर्टिकुलर पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन को मारने का इरादा रखता हो या फिर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन के लिए कोई फीलिंग्स रखता हो, कोई किसी किस्म का इरादा रखता हो, तो फिर वो आर्टिकल 27 में आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। अगर जनरली कोई अपने जहन में रखता है कि फॉर एग्जांपल कोई ए है, ए कहता है बी जो है हर वक्त मारने का इरादा रखता है, अब कैसे माने, बी किसको मारने का इरादा रखता है, ये तो फिर ये जनरल ओपिनियन और फिर जनरल जो स्टेट ऑफ माइंड है ये रेलिवेंट नहीं आएगा आर्टिकल 27 के अंदर, ठीक है। उसके बाद चले जाते हम लास्ट वन, तो फिर ये हमारे पास किससे हुआ, ये इंटेंशन जो हमारे पास ओ जो है वो किससे रिलेटेड है, ये ओ जो है रिलेटेड टू, ओ जो रिलेटेड टू इंटेंशन, ओ किससे रिलेटेड है, ओ इंटेंशन से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। नॉट रेलिवेंट, ठीक है, बिकॉज इट्स इंटेंशन इज नॉट क्लियर टू मर्डर बी। यहाँ तक बात क्लियर है। जो पब्लिक जो है ना, अगर यहाँ पर दूसरी हकीकत के अंदर जब ये साबित कर लें कि ए जो है हर किसी शख्स पर फायरिंग करता था, अब यहाँ पर यह साबित नहीं हो रहा था कि ए जो है बी पर ही फायरिंग करना चाहता था। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। आगे चले जाएं, अब चले जाएं हम इलस्ट्रेशन नंबर पी के अंदर। इलस्ट्रेशन पी क्या बात करता है, ए इज ट्राइड फॉर अ क्राइम, ए पर इल्ज़ाम है कि ए ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, कोई जुर्म किया है, ठीक है। द फैक्ट दैट ही सेड समथिंग इंडिकेटिंग एन इंटेंशन टू कमिट दैट पर्टिकुलर क्राइम इज रेलिवेंट। अब हकीकत ये है कि जो ऑफेंस हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई रेप हुआ है, ठीक है, कहीं पर किसी लड़की का कोई रेप हुआ है, तो हकीकत ये है कि ये कहता था कि, या फिर आप इस एग्जांपल को ना लें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इल्ज़ाम ए पर यह है कि ए ने कोई क्राइम किया है, ठीक है। अब हकीकत ये है कि ए कहता था, ए इंडिकेट करता था लोगों को, अपना इरादा दिखाता था उस क्राइम को कमिट करने के लिए, तो फिर ये रेलिवेंट माना जाएगा, ठीक है। उसके अलावा
द फैक्ट देट ही सेड समथिंग इंडिकेटिंग अ जनरल डिपोजिशन टू कमिट क्राइम्स ऑफ दैट क्लास इज रेलिवेंट। अब उसके अलावा ए जो कहे कि मैं ऐसे किस्म के जुर्म करूँगा, इरादा रखता हूँ मैं ऐसे किस्म के जुर्म करूँगा, तो फिर ये रेलिवेंट नहीं होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट नहीं है, किसी पर्टिकुलर कोई ऑफेंस का नाम नहीं बता रहा, या फिर किसी पर्टिकुलर शख्स का नाम नहीं बता रहा जिसके ऊपर ये ऑफेंस कमिट करना चाहता है, तो फिर ये रेलिवेंट नहीं कहलाएगा। फैक्ट नंबर 2 पर, ठीक है, क्योंकि नॉट क्लियर सेड अबाउट एनी पर्टिकुलर इंटेंशन बट इन जनरल सो दैट इज नॉट रेलिवेंट। सेड, अब इलस्ट्रेशन पी के जो पैराग्राफ 1 के अंदर जो बताया गया है वो है सेड अबाउट पर्टिकुलर इंटेंशन इज रेलिवेंट। अब इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ए पर इल्ज़ाम है कि ए ने कोई क्राइम किया है। क्राइम कौन सा? फॉर एग्जांपल ए ने कोई थेफ्ट की है, ठीक है। अब फैक्ट नंबर जो 1 है, फैक्ट नंबर जो 1 है हमारे पास, उसके अंदर ए ने बताया था किसी को, हमारे पास अपना इरादा दिखाया था कि मैं जो है ये चोरी करूँगा, ठीक है। क्या चोरी है इस पर थेफ्ट ये है कि इन्होंने गोल्ड चोरी किया है, कितने का? 50 लाख का, ठीक है। और ए ने इरादा दिखाया था कि मैं 50 लाख का सोना चोरी करूँगा, ठीक है। अरे बस समझिए, ये हो गया रेलिवेंट फैक्ट। अब फैक्ट नंबर 2 क्या है? फैक्ट नंबर 2 है ए ने कहा कि मैं चोरी करूँगा, अब नहीं बताया कि क्या चोरी करेगा, क्या ऑफेंस करेगा, किस शख्स की चोरी करेगा, ये ए ने नहीं बताया, तो फिर वो इररेलेवेंट कहलाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। पर्टिकुलर हमारे पास बात आ जाती है यहाँ पर पर्टिकुलर की, तो फिर ये पी जो है किससे डील करता है? पी जो डील करता है हमारे पास इंटेंशन की, कि आया इसका इंटेंशन ये ऑफेंस करने का था या नहीं। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल है, मगर इलस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा थे, इसके लिए हमें टाइम लग गया। यहाँ तक अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर इसी जो इलस्ट्रेशन है ए से लेकर पी तक, उसके अंदर कोई भी इलस्ट्रेशन आपको समझ में ना आई हो, तो उसके लिए मैं आपको 1, 2 या जितने चाहें आप, मैं उसके एग्जाम्पल आपको दे दूँगा, ठीक है। अगर कोई इलस्ट्रेशन आपको समझ में ना आए तो। थैंक यू सो मच।